ये बता दीजिए सज्जन कुमार जी कि अगर दीदी टेंशन में है कि भाई वो उनका एक पैटर्न रहा है, मैं पढ़ रही थी कि वो कभी भी शाम को 4 बजे से पहले, क्योंकि उनका बूथ वही रहा है, उनका वो वही रहा है, तो कभी भी वो उससे 4 बजे से पहले बाहर नहीं आती थी, सुबह से वो राउंड लगा रही थी। उससे पहले उन्होंने खुद ही बयान देके कहा कि मैं और अभिषेक पूरी रात जागे रहे, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ये सब कुछ हो रहा था। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता हैं जो चाय पार्टी कर रहे हैं, पुचका खा रहे हैं, जो पूरे रणनीतिकार थे सुनील बंसल अपनी टीम के साथ। व्हाट इट सेज? देखिए, इसमें एक तो पर्सपेक्टिव की बात होती है, हम लोग जो भी हैं अपने अपने बैकग्राउंड से बोलते हैं, कुछ बेसिक फैक्ट्स है। 15 साल से टीएमसी है तो एंटी इनकम्बेंसी एक नेचुरल फैक्ट है, इसको कोई ये कहे कि नहीं एंटी इनकम्बेंसी, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अगर आप कितना भी अच्छा डिलीवर करें तो भी होगा। बंगाल में आप देखिए कि स्थिति क्या है कि जो मूवमेंट टीएमसी के लिए सबसे बड़ा कारण रहा, जिससे ममता उभर के पूरे बंगाल के लीडर बनी, सिंगूर और नंदीग्राम, वो जो भी उस समय का रहा हो, लेकिन आज के डेट में यह है कि बंगाल को एक री इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए था। उस समय लोगों को अच्छा लगा, लेकिन बहुत लोग अब उस पर रिफ्लेक्ट करके ये कर रहे हैं। तो एक इकोनॉमिक रूरल डिप्रेशन है। इनफैक्ट उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए टीएमसी और ममता बनर्जी की सरकार ने इतने स्कीम्स दिए हैं, खासकर महिलाओं को ध्यान में रख के, बच्चियों को, अब युवा के लिए भी है। लेकिन एक ये आता है कि जब आप एस्पिरेशन को देखते हैं, आकांक्षा की राजनीति देखते हैं, तो ये भी आता है बंगाल में, लगता है कि भाताजीवी हम लोग कब तक रहेंगे। तो जब शुरू हुआ तब अच्छा लगा, लेकिन जब वो एक इलेक्शन के बाद, 2 इलेक्शन साइकिल के बाद जब वो बढ़ जाता है ना, तो लोगों को लगता है कि ये अब इनफ नहीं है। तो पहला तो एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्ट है। दूसरी बात देखिए, जो बात चल रही थी, और पुरोहित जी भी इस पे गौर करेंगे कि देखिए, टीएमसी भी जब अपोजिशन में थी, आप याद कीजिए ममता बनर्जी के साथ सीपीएम के समय किस तरीके से हिंसात्मक व्यवहार हुआ था, अटैक हुए थे। साइंटिफिक रिगिंग का टर्म उस समय टीएमसी, उसके पहले कांग्रेस यूज करती थी सीपीएम के लिए। सीपीएम 77 में आई, उसके बाद कांग्रेस को कभी फेयर प्ले मिला ही नहीं। अगर वो नंदीग्राम और सिंगूर नहीं होता तो पता नहीं 2011 में जो मोमेंटम बना वो बन पाता भी नहीं। तो वहां पे पॉलिटिकल वायलेंस देश में बहुत ज्यादा होता है। पॉलिटिकल वायलेंस की बात मैं कर रहा हूं, सोशल वायलेंस की नहीं। वो सबसे ज्यादा बंगाल में है, ये एक फैक्ट है। तो ऐसे में फियर फैक्टर भी है। कहने का मतलब है कि देखिए, पिछली बार 21 के बाद पोस्ट पोल वायलेंस हुए थे, वो एक फैक्ट है। अब इस बार क्या था कि चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों की शीर्ष नेतृत्व, बीजेपी के शीर्ष चुनाव आयोग ने इस फियर फैक्टर के लिए जिस तरीके से काम किया, जनता के लिए, टीएमसी के लिए, वो एक कंसर्टेड एफर्ट दिख रहा है। तो वो स्वाभाविक है दिखना कि जो बीजेपी को जरूरत है कि हमारे डरे हुए वोटर फियर फैक्टर में, कहीं ऐसा ना हो कि वो चाहते हैं वोट देना, लेकिन इस डर में कि फिर टीएमसी आ जाए तो हमारे साथ क्या होगा। तो फोर्स डिप्लॉयमेंट हो, और इलेक्शन कमीशन उस तरह का निर्णय लेता है, तो एक तरीका। लेकिन सवाल अंत में यही है कि बावजूद इसके, फेयरनेस वाली बात अपनी जगह डिबेटेबल है, लेकिन जहां पे रक्त रंजित पॉलिटिकल 1967 का चुनाव हर कोई बताते हैं बंगाल में लास्ट फेयर इलेक्शन, पीसफुल इलेक्शन माना जाता है ये। उसके बाद से 71 में तो ज्योति बासु से लेकर सीपीएम ने बायकॉट कर दिया था, पुरोहित जी जानते हैं। 77 का एक सैलाब था, और तब से तो कोई फेयर प्ले मिला ही नहीं। अब इस बार लोग निकल के आए हैं, भले ही हम एसआईआर को फैक्टर इन कर ले, तब भी 2-3% ज्यादा वोट आए हैं। ये एक फ्री इलेक्शन निश्चित तौर पे है। फेयर है या नहीं है, पर्सपेक्टिव अलग है, लेकिन जो भी मैंडेट होगा, अगर टीएमसी आती है तो हमेशा के लिए ये डिबेट बंद हो जाएगा कि इसमें फाउल प्ले था। बीजेपी आती है तो निश्चित तौर पे फियर फैक्टर का एब्सेंस उनकी विक्ट्री को इंश्योर करता है, ये आ जाएगा। जनता इसकी निर्णायक जज होगी। ठीक है, एक मिनट शिवम, क्या ये बैकट्रैक भी कर सकता है कि जिस तरह से दीदी ने, भाई मैं अपनी बात रख लूं? किस मुद्दे पे? पिछले 20 मिनट से बोल ही रहे थे आप तो। हाँ। किस मुद्दे पे? क्योंकि आपने बोला, मैं आपके मुद्दे पे बता रहा हूँ। आपने बोला बेचारी दीदी, पहली बात तो उसके बाद तो सुनाई नहीं दिया आपको मुद्दा। जिनकी नेता के लिए स्लिप ऑफ टंग हुआ, उनको मैंने तुरंत अपोलोजाइज करा, करेक्ट किया, लेकिन अभी आपको माहौल बनाना है तो आप फिर से बना लीजिए। अनुराग जी प्लीज, मेरे डिबेट पे नहीं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी को ही एक्सेप्टेड इट, वी मूव्ड ऑन, बट यू वांट टू स्टक इट बिकॉज आपका कोई स्टेक तो है नहीं बंगाल में, लेकिन फिर भी आपको बात, इसलिए कहते हैं ना, जब पत्रकारिता करो तो साफ सुथरी करो। अनुराग जी, राजनीति अच्छे से कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ जाइए, ठीक है? आप राजनीति अच्छे से कर लीजिए, मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए, ठीक है? मैं आपको राजनीति नहीं सिखाती हूँ। कम से कम प्रवक्ता है, कम से कम सुनिए कान खोल के, थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है? अरे अनुराग जी बस करिए, आई एम जस्ट नॉट कट फॉर दिस, ठीक है? मैं प्लीज शिवम, मतलब ये जो चीज है, ठीक है, जैसा कि अभी स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कह रहे थे, एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि भाई अगर आप इतना किसी को प्रेशराइज करेंगे, एक स्टेट में माहौल बना दिया जाएगा कि भाई यहाँ से कंपनियां डिप्लॉय हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बॉर्डर है,
जैसे दीदी अपने बयानों में कहती भी आई, फिर SIR भी है, ये तमाम चीजें आपके अगेंस्ट भी जा सकती हैं। ये ठीक है, फ्री एंड फेयर मतलब वोटर टर्नआउट अच्छा कर सकती हैं, लेकिन वोटर के मन में एक नेगेटिविटी भी ला सकती हैं कि आपने क्या समझ रखा है बंगाल को। देखिए, मैं मानता हूं ऐसा निकल कर आया, मैंने आपके सामने फिनोमेना बात करें और थोड़ा भी कॉमन सेंस यूज करें तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता किसी भी हाल में, जिस राज्य की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो और जिसका हिंसा का इतिहास इतना बड़ा रहा हो कि बिल्कुल ठीक बात है कि 67 के बाद कभी वहां पर बिना हिंसा के चुनाव हुआ नहीं। वहां पर आप ये सोचते हैं कि सिक्योरिटी का भाव देना वोटर को जिसने दिया उसी के खिलाफ पड़ सकता है? मुझे इस बात का डाउट है।